Hello future, I am Pushpinder Singh Sambyal and I am back with second video on nationalism in Europe. I hope you people have seen the first video and all your doubts are clear. So let's start with this video. So our first topic is Congress of Vienna 1815. तो कांग्रेस ऑफ वियना को समझने से पहले हमें नेपोलियन को समझना पड़ेगा। तो नेपोलियन तो आपको याद ही होगा, हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, वही जिसने फ्रांस पे रूल किया था 1799 से लेके 1815 तक। अब हुआ क्या, नेपोलियन जो था उसने धीरे धीरे पूरे यूरोप के जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे या रीजन्स थे उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि ऑलमोस्ट जो यूरोप का पार्ट था वो नेपोलियन के अंडर था। अब हुआ क्या, जो भी बिग पावर्स थी उस टाइम पे यूरोप की, लाइक ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया, उनको ये लगने लगा कि अगर नेपोलियन जो है उसको नहीं रोका गया तो वो धीरे धीरे उनके भी रीजन्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो हिंदी की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यहाँ पे इन सारी बिग पावर्स का जो दुश्मन था वो एक ही था, जिसका नाम था नन अदर देन नेपोलियन। तो नेपोलियन के अगेंस्ट इन सारी बिग पावर्स ने वॉर जो थी वो डिक्लेयर कर दी, और नेपोलियन जो था वो अकेला इन सारी पावर से नहीं लड़ सकता था, इसलिए 1815 में नेपोलियन जो था वो वॉर हार गया। अब होता ये था कि जो भी कंट्री उस टाइम पे वॉर हार जाती थी तो हारने वाली कंट्री के बीच में और जीतने वाले कंट्रीज के बीच में ट्रीटी साइन की जाती थी, समझौता साइन किया जाता था। तो कांग्रेस ऑफ वियना जो थी ये भी आपकी इसीलिए बनाई गई थी ताकि फ्रांस जो कि लड़ाई हार गया था और बिग पावर्स जो लड़ाई जीत के थे उनके बीच में एक समझौता, एक ट्रीटी साइन की जा सके। और ये जो आपकी कांग्रेस ऑफ वियना थी, इसकी मीटिंग जो थी वो ऑस्ट्रिया में बुलाई गई थी, और इस मीटिंग के जो थे चांसलर थे उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक, जो कि उस टाइम पे ऑस्ट्रिया के चीफ मिनिस्टर थे। और इस कांग्रेस ऑफ वियना का मेन जो मोटिव था वो ये था कि जिन भी रूलर्स को या मोनार्कीज को नेपोलियन ने पावर से हटा दिया था, उन सारी मोनार्कीज को या किंग्स को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके, उन सारे किंग्स को दोबारा से वहाँ। फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो अभी हम लोग जो फीचर्स हैं ट्रीटी ऑफ वियना के उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो फीचर है ट्रीटी ऑफ वियना का वो है बार्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। तो बार्बन डायनेस्टी जो थी, नेपोलियन जब पावर में आया तो उसने पावर में आने के बाद बार्बन डायनेस्टी जो थी उसको पावर से हटा दिया था। अब डायनेस्टी मींस कि कौन से राज परिवार से वो राजा बिलोंग करता है, जैसे कि इंडिया के बीच में मुगल डायनेस्टी और जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी। तो बॉर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे उनको पावर से हटा दिया गया, और नेपोलियन जब 1815 में लड़ाई हार गया तो उसके हारने के बाद जो बॉर्बन डायनेस्टी के राजा थे उनको दोबारा से फ्रांस की गद्दी पे बिठा दिया गया। और जिस राजा को गद्दी पे बिठाया गया उसका नाम था लुइस 18। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नाम याद रखना है, लुइस 18। और इनका जो रूल करने का टाइम पीरियड है दैट इज 1815 टू 1824। सेकंड जो पॉइंट है वो ये बताता है कि टेरिटरीज दैट वर एक्वायर्ड बाय नेपोलियन वाज टेकन बैक। जो भी रीजन्स नेपोलियन ने जीते थे उन सारे रीजन्स को फ्रांस से वापस ले लिया गया। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड द बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। तो फ्रांस के नॉर्थ में मींस फ्रांस के ऊपर की तरफ जो है वो एक नया रीजन जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया जिसका नाम था बेल्जियम। और सेम वैसे ही जिनोआ जो है, एक और नया रीजन जो है वो सेटअप किया गया फ्रांस के साउथ के बीच में। और इन दोनों रीजन्स को जो बनाने का रीजन था वो ये था कि फ्रांस इन फ्यूचर जो है वो अपने आप को एक्सपैंड। प्रूशिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। प्रूशिया जो था उसको सेक्सोनी का जो पार्ट था वो दे दिया गया। ऑस्ट्रिया गॉट द कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया जो था उसने नॉर्थ इटली जो थी उसका कंट्रोल अपने पास रख लिया। और रशिया गॉट द पोलैंड। तो पोलैंड जो था वो रशिया ने अपने पास रख लिया। और लास्ट पॉइंट जो है वो ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वॉज अनचेंज्ड। दैट मीन्स कि जर्मनी जो था जब उस पर नेपोलियन ने कंट्रोल किया उस टाइम पे जर्मनी जो था उसके 400 के आसपास डिफरेंट पार्ट्स थे यानी स्टेट्स थी। और नेपोलियन उन
100 पार्ट्स को कंबाइन करके जोड़ के 39 स्टेट्स बना दिए, ये रीजन्स बना दिए। और स्मॉलर रीजन्स को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए नेपोलियन के बनाए गए 39 स्टेट्स को बिल्कुल भी बदला नहीं गया। Let's now discuss Treaty of Vienna with the help of map. So as we can see in the map, France is shown in purple color. तो फ्रांस जो है वो पर्पल कलर में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये बताया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में कि किंगडम ऑफ जो बेल्जियम है वो फ्रांस के नॉर्थ में सेटअप किया गया। तो नॉर्थ में यानी फ्रांस के ऊपर की तरफ जहां हमें नजर आ रहा है नीदरलैंड लिखा हुआ है, वहीं पे किंगडम ऑफ बेल्जियम जो था उसको सेटअप किया गया। और फ्रांस के साउथ की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जो है वो किंगडम ऑफ जिनोआ जो था उसको सेटअप किया गया। तो जिनोआ भी वी कैन सी इन येलो कलर, और अगर हम उसके सामने देखेंगे तो ब्लू कलर के बीच में वी कैन सी ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था उसको इटली का नॉर्दर्न पार्ट जो था वो दे दिया गया। और अगर हम ऑस्ट्रियन एम्पायर के ऊपर की तरफ देखेंगे तो वी कैन सी ब्राउन कलर में रशिया इज गिवन। तो रशिया जो था इट वाज गिवन पोलैंड। तो पोलैंड जो है वो भी हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और पोलैंड के अगर हम सामने की तरफ देखेंगे तो वी कैन सी वहाँ पे इट इज रिटन प्रुशिया। तो प्रुशिया जो था इट वाज गिवन द पार्ट ऑफ सेक्सोनी। तो जहाँ पे मैप में जर्मन कन्फेडरेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर ही सेक्सोनी लिखा हुआ है। तो दिस पोर्शन वाज गिवन टू प्रुशिया। और जर्मन कन्फेडरेशन यानी कि जर्मनी के जो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के उनको जो 39 पार्ट्स बनाए गए थे उनको बिल्कुल भी बदला नहीं गया। तो यहाँ पे मैप में हम लोग बाउंड्री की फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे जर्मन कन्फेडरेशन भी हमें यहाँ पे नजर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज। तो ये तीनों ही जो टॉपिक्स हैं, ये तीनों ही टर्म्स जो हैं ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो इन टर्म्स को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली तीनों ही टर्म आइडियाज़ हैं। ये तीनों टर्म्स जो हैं ये सोच है एक, और जो इंसान इन तीनों सोच को फॉलो करते हैं उनको हम उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लोग जिनकी सोच लिबरल होगी यानी जो कि फ्रीडम की डिमांड कर रहे होंगे उनको हम लिबरल्स बोलेंगे। वो लोग जिनकी सोच पुरानी होगी, जो पुराने रीति रिवाज चाहते होंगे, उनको हम कंजर्वेटिव्स बोलेंगे। और जिनकी सोच क्रांतिकारी होगी, रेवोल्यूशनरी होगी, उनको हम रेवोल्यूशनरीज बोलेंगे। तो आइए अब इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन समझते हैं। सो आवर फर्स्ट टर्म इज लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म जो है वो उसका मतलब क्या है? तो लिबरलाइजेशन या लिबरल जो है ये आपकी टर्म लिबर्टी से आई हुई है। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो क्या चाहते थे या उनकी डिमांड्स क्या थी? तो लिबरलाइजेशन को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनकी दो टाइप की डिमांड्स हुआ करती थी या दो टाइप की फ्रीडम वो चाहते थे। एक है पॉलिटिकल स्फीयर और दूसरी है इकोनॉमिक स्फीयर। ये दोनों ही कंपैरेटिव वे में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्लाइड के ऊपर, और आप ध्यान से देख भी सकते हैं इसको। तो पॉलिटिकल स्फीयर में वो लोग क्या चाहते थे, पॉलिटिकली वो लोग क्या क्या चाहते थे? तो फर्स्ट वो चाहते थे इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नज़र में सब लोगों को बराबर मानना चाहिए, कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो कंसेंट का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबको पूछ के बनाई जाए, जो कंसल्टेशन से चले, यानी सबको पूछ के काम करे। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाए और गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक काम करे। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज राइट टू वोट टू ओनली प्रॉपर्टीड पर्सन। और फिफ्थ पॉइंट वुमेन्स वर डिनाइड द राइट टू वोट। ये दोनों ही पॉइंट्स को देख के हमें एक चीज लगती है कि ये जो लिबरल्स थे ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं थे। अब ये डेमोक्रेटिक क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर ये डेमोक्रेटिक होते तो ये राइट टू वोट सब लोगों के लिए डिमांड करते और वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स देते और वुमेन को भी राइट टू वोट देते। बट ये चाहते थे सिर्फ राइट टू वोट जो है वो प्रॉपर्टीड पर्सन को मिले और सिर्फ मेन को मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो थे ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं थे। इकोनॉमिक स्फीयर के बीच में ये चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो। और दूसरा जो सामान है और जो लोग हैं उनका जो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते हैं उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर। कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो है ये वर्ड कंजर्व से आया है और कंजर्व का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व।
तो जो भी लोग कंजर्वेटिज्म सोच रखने वाले थे, उनका ये मानना था कि जितने भी ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सब इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसी भी टाइप का चेंज जो है वो सोसाइटी में नहीं चाहते थे, और ये चाहते थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ही रहे पूरे कंट्रीज के बीच में। फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम, तो अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट जो है, कंजर्वेटिव रिजाइम वाज ऑटोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि जहां पे कंप्लीट पावर जो है वो एक ही इंसान के हाथ में होती है। तो यहाँ पे किंग जो था उसके हाथ में पूरी पावर थी और कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। सेकंड इज दे वर इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो किसी भी टाइप की क्रिटिसिज्म या निंदा गवर्नमेंट की या किंग की लोग नहीं कर सकते थे, और साथ में वो इनटॉलरेंट थे अगेंस्ट डिसेंट ऑल्सो। अब डिसेंट का मतलब होता है टू डिसएग्री। तो गवर्नमेंट के किसी भी टाइप के लिए हुए फैसले के अगेंस्ट जो है वो लोग नहीं जा सकते थे। थर्ड पॉइंट इज सेंसरशिप ऑफ प्रेस। दैट मीन्स जो प्रेस थी यानी कि जो मीडिया था उसके ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते थे। लास्ट पॉइंट इज नो क्वेश्चनिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तो कोई भी इंसान गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। दैट मीन्स गवर्नमेंट कुछ भी करे, चाहे वो गलत चाहे वो सही, कोई भी इंसान उसको क्वेश्चन। थर्ड टर्म इज रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज कौन लोग थे? वो लोग जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांतिकारी लोग। और रेवोल्यूशनरीज जो थे दे वर टोटली अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। जो भी कंजर्वेटिव लोगों की सोच थी, रेवोल्यूशनरीज बिल्कुल उसके अपोजिट थे। फर्स्ट पॉइंट, दे वर अगेंस्ट द मोनार्कियल गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरीज जो थे वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। सेकेंड पॉइंट, दे फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो रेवोल्यूशनरीज जो है वो चाहते थे कि लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो सब लोगों को मिले। अब किस चीज की फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस। थर्ड पॉइंट, दे वर अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे वो ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट थे। दैट मीन्स ऑटोक्रेटिक रूल मीन्स जहां पे लिमिटलेस पावर इज इन द हैंड ऑफ मोनार्क, तो वो इसके अगेंस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म मेनी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर ट्रेनिंग द रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई ताकि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जा सके रेवोल्यूशन के लिए। एग्जाम्पल कैन बी जैकोबिन क्लब्स। एंड लास्ट पॉइंट इज द स्ट्रेस ऑन द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। तो वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, दैट इज नेशन को फॉर्म करना चाहते थे, एक ऐसा नेशन जहाँ पे लोग जो हैं दे हैव द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और उनकी अपनी डिफाइंड टेरिटरी होगी, अपनी डिफाइंड लैंग्वेज होगी, और वहाँ पे सब लोग। Our next topic is Giuseppe Mazzini. So let's study about him. तो मैजीनी जो थे वो 1807 जिनोवा में पैदा हुए थे। अब जिनोवा क्या था? एक ऐसा रीजन जो कि ट्रिटी ऑफ वीना के बाद फ्रांस के साउथ में बनाया गया था, ताकि फ्रांस जो है वो एक्सपैंड ना कर पाए। और ये जिनोवा जो था ये इटली का नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट था। तो वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि इटली के क्रांतिकारी थे, और काफ़ी यंग एज के बीच में वो इटली की जो सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था कार्बोनरी, उसके मेंबर बने। और 24 ईयर की एज में उनको एग्जाइल पे भेज दिया गया। एग्जाइल मीन्स कि उनको इटली से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया जो है वो जिनोवा की कैपिटल है, वहाँ पे उन्होंने एक रेवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया, रिवॉल्ट किया, जिसकी वजह से उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वो बनाई। एक का नाम था यंग इटली, जो कि उन्होंने मार्सिलियस में बनाई यानी फ्रांस में बनाई। दूसरी का नाम था यंग यूरोप, जो उन्होंने बर्नी में बनाई, और बर्नी जो है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ही वाज द मोनार्कियल एंड कंजर्वेटिव रिजाइम। तो मैजीनी जो थे वो मोनार्कियल सिस्टम के और कंजर्वेटिव सिस्टम के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी थे। और लास्ट पॉइंट में ये बताया कि ड्यूक मेटरनिक जो थे, अब कौन थे ड्यूक मेटरनिक? अगर आप याद करेंगे तो जो ट्रीटी ऑफ वीना थी वो जब बुलाई गई थी तो ऑस्ट्रिया के जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जो कि ट्रीटी ऑफ वीना के
चेयरमैन भी थे, उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। जी हाँ, तो ड्यूक मेटरनिक ने मैज़ीनी को सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा एनिमी यानी कि दुश्मन माना, क्योंकि जहाँ पे भी जैसे भी मैज़ीनी जाते थे वहाँ पे रेवोल्यूशन होता था, वहाँ पे वो लोगों को इंस्पायर करते थे और वहाँ पे लोग रिवॉल्ट करते थे, इसलिए सोसाइटी के पीस के लिए उनको सबसे बड़ा खतरा। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो ये जो टाइम पीरियड है 1830 से लेके 1848, इस टाइम पीरियड को जो है वो एज ऑफ रेवोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पूरे यूरोप में जो है वो रेवोल्यूशंस होना स्टार्ट हो गए और लोग जो थे वो नेशन स्टेट की डिमांड के लिए उन लोगों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पीरियड के 3 मेन फीचर्स थे जो हम डिस्कस करते हैं। पहला ये कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम था इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। दैट मीन्स कि रिजाइम मीन्स रूल। तो कंजर्वेटिव जो रूल था वो इस टाइम पीरियड में काफ़ी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने अपनी पावर को ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया और पूरे यूरोप में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो दोबारा से आई और काफ़ी स्ट्रांग हो गई। दूसरा, लिबरल्स और नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इस कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट जो है वो यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। और थर्ड पॉइंट में ये बताया कि मैक्सिमम जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कौन लोग थे, वो ज़्यादातर प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और मेंबर्स थे कमर्शियल मिडिल क्लास के, यानी कि व्यापारी लोग थे जिन्होंने पूरे यूरोप में रिवॉल्ट किया ताकि यूरोप में जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830। तो 1830 में जुलाई मंथ में एक रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में जिसको हम जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये रेवोल्यूशन जो था ये लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बॉर्बन किंग जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद गद्दी पे बिठाए गए थे उनको पावर से हटा दिया गया और फ्रांस को मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। अब ट्रीटी ऑफ वीना के बाद क्या हुआ, जो लुइस 18 थे उनको फ्रांस का राजा बनाया गया। उनके बाद चार्ल्स 10 जो थे वो फ्रांस के राजा बने। तो जिस टाइम पे ये रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे चार्ल्स 10 जो थे वो फ्रांस के राजा थे और वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे। इसलिए जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने जो चार्ल्स 10 हैं उनको हटा के वहाँ पे लुइस फिलिपी जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वो फ्रांस का। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस पे भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था 15th सेंचुरी से। अब ये ऑटोमन एम्पायर क्या था, ऑटोमन एम्पायर जो था ये एक मुस्लिम एम्पायर था जो टर्की से रूल करता था और उस टाइम पे काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी वो इस टर्किश एम्पायर के अंडर थी। अब धीरे धीरे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो पूरे यूरोप में डेवलप हुई, तो सेम फीलिंग जो थी वो ग्रीस के अंदर भी डेवलप हुई और 1821 में जो ग्रीस के लोग थे उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। और इस फ्रीडम स्ट्रगल में उनको सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जो था उनका सपोर्ट भी मिला। अब ग्रीस के जो पोइट थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, डांस फॉर्म्स के थ्रू जो है वो लोगों को इंस्पायर किया ताकि उनमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यानी कि यूनिटी जो है वो पैदा हो और वो लोग अपने फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें पार्ट लें। अल्टीमेटली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई और इस ट्रीटी के अंडर जो है वो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर। So our next important topic is romanticism. तो romanticism जो है it is taken from the word romance. That means use of love, affection, emotions towards someone. तो romanticism जो था ये एक ऐसी cultural movement थी which was totally against the use of science and reason. यानी कि एक ऐसी movement जो science और reason को बिल्कुल भी जो है वो यूज नहीं करती थी और उनका जो मेन स्ट्रेस था वो था हार्ट और इमोशंस के ऊपर। और ये चाहते थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बाय यूजिंग आर्ट, स्टोरीज एंड म्यूजिक, यानी कि स्टोरीज को और सॉन्ग्स को, पेंटिंग्स को यूज करके लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस या यूनिटी डेवलप करना। और इन्होंने जो फोकलोर्स थे यानी कि जो ट्रेडिशनल
स्टोरीज थी उनको भी यूज किया, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं, दैट इज जो अनएडुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी है वो इस मूवमेंट में उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जा सके। और दे ऑल्सो यूज द लैंग्वेज, लैंग्वेज को भी उन्होंने यूज किया, कॉमन लैंग्वेज को, ताकि वो जो फॉरेन डोमिनेंस है उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट। जॉन गॉटफ्रिड हर्डर, तो जॉन गॉटफ्रिड हर्डर जो थे, इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रोमांटिसिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाने में या रोमांटिसिज्म को पॉपुलर करने में। तो ये थे कौन? तो हर्डर जो थे ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, जिन्होंने जर्मनी में रोमांटिसिज्म की फीलिंग को काफ़ी पॉपुलर किया। और इनका ये मानना था कि नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए जो है वो फोक सॉन्ग्स, फोक पोट्री, फोक डांसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इससे लोग जो है वो अपने आप को यूनाइटेड महसूस करते हैं। और साथ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दिया ऑन द यूज़ ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज, दैट इज़ लोकल भाषा का इस्तेमाल। तो लोकल भाषा का इस्तेमाल भी जो है वो भी आपस में लोगों को जोड़ेगा, ये भी इनका मानना था। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1830, यूरोप की आर्थिक स्थिति कैसी थी 1830 के बाद? तो यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी वो 1830 के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पूरे यूरोप को इकोनॉमिक हार्डशिप से, यानी कि आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा। अब उसका कारण क्या था? कारण ये था कि पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और अब लोग जो थे वो ज्यादा हो गए और काम जो था वो कम हो गया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग जो थे उनके पास काम जो है वो नहीं रहा, जो टाउन्स के बीच में और साथ में जो है वो विलेजेस के बीच में। तो लोग जो थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज, वो सिटीज में आना शुरू हो गए ताकि उनको काम मिल सके, जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्लम्स की प्रॉब्लम जो है वो सिटीज में डेवलप हो गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, स्पेशली टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि अब जो है वो चीप मशीन मेड गुड्स जो हैं वो इंग्लैंड से यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। पीजेंट्स जो थे उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यानी कि जो ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैंड टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। उसके साथ जो फूड की प्रोडक्शन थी वो भी इस टाइम पीरियड में कम हुई बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस, और जिसकी वजह से जो फूड के प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो आपको समझ आए होंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।